Yeah, because logistics is little different chapter. I mean, yes, we are going to study about role of insurance in logistics. So it is a pretty different chapter. And we have started with general insurance in module number 2, and we have done health insurance, home insurance, vehicle insurance. So let us do right now. Let us do fire insurance because it is little connected with general insurance only. So last chapter we will do role of insurance in logistics. So let's start with fire. Only two chapters are pending: fire insurance and role of insurance in logistics. Okay. Now, name itself suggests that what fire insurance means. It is one. It is the contract in which principal principal means subject matter. Object is insured against the loss or damage occasioned by fire. Means lost by fire. Occasioned means lost by fire. So suppose any of your property is lost by fire, you can have your fire insurance. You can enter into the contract of fire insurance. As always, a contract has two parts. This contract has two parties. One is insurer and the other one is insured. Insurer means company and insured means the one who buy the policy. Where the insurer undertakes to indemnify the loss. अभी कंपनी क्या करती है? They promises. Undertakes means promises to indemnify. Indemnity मतलब पे करना. जब लॉस होगा तब पे करना, उसको बोलते हैं indemnity. Undertakes to indemnity the loss मतलब जितना भी आपका नुकसान हुआ suffered by insured in the consideration for his paying of certain sum called premium. मतलब कंपनी आपको फ्री में तो ये फैसिलिटी नहीं देगी. पूरा नुकसान आपका भरपाई करके देना इज इज लॉस टेकन अंडरटेकन बाय द कंपनी. तो ये कंपनी जब आपका रिस्क अपने सर पे लेती है तो ये फ्री में तो नहीं करेगी कंपनी. दे विल चार्ज यू द कंसिडरेशन एंड दैट कंसिडरेशन इज नोन एज प्रीमियम. एंड उसके लिए कंपनी क्या करती है? द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरर्स लाइबिलिटी बीइंग लिमिटेड बाय सम अश्योर्ड. मतलब पूरा का पूरा नुकसान नहीं भर के मिल सकता है आपको. जितना कंपनी से आपने सम अश्योर्ड मतलब पॉलिसी जितने की खरीदी थी उतने का आपको लॉस डैमेज या आपका जो भी रिस्क हुआ वो आपको कंपनी रीइंबर्स करके देती है. आया समझ में? एसेट्स में कुछ भी हो सकता है. होम एसेट्स, ज्वेलरी, फैक्ट्री, शॉप, बिल्डिंग, कुछ भी ऐसा फायर से डिस्ट्रॉय हो सकता है. ठीक है. इसका एक डेफिनेशन दिया हुआ ये देखो. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ फायर इंश्योरेंस एक्ट डिफाइंस फायर इंश्योरेंस बिजनेस मीन्स. ये कौन सा बिजनेस होता है? बिजनेस ऑफ अफेक्टिंग अदरवाइज देन इंसिडेंटली. मतलब भूल से नहीं हुआ, फायर लग गई, मतलब ऐसा कुछ और कुछ नहीं हुआ है. बट टू सम अदर केस क्लास ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस बाय और इंसिडेंटल टू फायर मतलब आग लगने की वजह से ये मेरा नुकसान हुआ है. ठीक है. और अदर अकरेंसेस कस्टमरली इंक्लूडिंग इंक्लूडेड अमंग द रिस्क इंश्योर्ड अगेंस्ट इन फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज. मतलब आपकी इस पॉलिसी में, इस कॉन्ट्रैक्ट में, पर्टिकुलरली इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपका लॉस होता है, किसकी वजह से लॉस होता है? अगेंस्ट फायर. मतलब इंसिडेंटली जब फायर लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आग लग गई और आपकी एसेट डिस्ट्रॉय हो गई, तब जाके आपका फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होता है. ठीक है. अब फायर बोले तो थेफ्ट इंश्योरेंस तो आप नहीं करवा सकते इसमें. अभी चोरी हो गई तो उसका तो आपको रीइंबर्स होके नहीं मिलेगा. इट शुड बी फायर ऑन द एसेट. इट द एसेट शुड बी बर्न्ड, एसेट शुड बी डैमेज्ड only because of fire. Only then you can claim the amount from the company. ठीक है. अभी हमारा जो ये एसबीआई और आईसीआईसीआई है वो हमको एज यूजुअल नहीं करना है. ठीक है. एसबीआई ये पॉलिसीज दी हुई हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हैं और उसमें क्या क्या कवर होता है वो भी दिया हुआ है. ठीक है. आजकल है ना फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपको नेचुरल कैलामिटीज भी कवर करके देते हैं वो लोग, जैसे अर्थक्वेक एंड ऑल. तो वही वो बता रहे हैं सिर्फ. ठीक है. वो ऊपर था एसबीआई और यहाँ पे आईसीआईसी का है. ये सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए दिया हुआ है, ये आप इतना ज़्यादा डीपली रीड मत कीजिएगा. ठीक है. अभी हमारा आता है इंट्रोडक्शन, फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स फॉर फायर इंश्योरेंस.
अब फायर इंश्योरेंस को फाइल करने के लिए, पॉलिसी लेने के लिए आपको कौन कौन से फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स लेने होते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं जो आपको चाहिए होता है सो दैट आप इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सको। फिलिंग ऑफ प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म में आपको सारे डिटेल्स डालने होते हैं, आपके एक्सटर्नल वॉल्स, रूफ, मतलब छत के बारे में डिटेल्स देनी होती है। नंबर ऑफ स्टोरीज, मतलब स्टोरेज कितने हैं, कितने फ्लोर्स बने हुए हैं, बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स बने हुए हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ ईच पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग में क्या मतलब बिजनेस चल रहा है कि रेसिडेंशियल एरिया है। प्रेजेंस ऑफ हैजार्डियस गुड्स, ऐसे कुछ है अगर कोई ऐसे एरिया है कि जहाँ पे आप केमिकल्स को स्टोर करके रखते हो या फिर कोई ऐसी चीज़ों को स्टोर करके रखते हो जो हैजार्डस हैं, थोड़ी डेंजर हैं। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, कैसे बिल्डिंग बनाई थी, ठीक है, कब बनाई थी, कितनी पुरानी बिल्डिंग है, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस लॉसेस। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस कितने समय तक के लिए लेना है। सपोज अगर बिल्डिंग का इंश्योरेंस लेना है, फायर इंश्योरेंस, तो 10 साल के लिए लेना है, 20 साल के लिए लेना है, तो उस पर डिपेंड होता है ना आपका प्रीमियम एंड ऑल। सम प्रपोज्ड, कितने अमाउंट का आपको इंश्योरेंस लेना है, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 20 लाख, 40 लाख, कितने पॉलिसी कितने की चाहिए आपको, वो बोल रहे हैं। इंश्योरेंस हिस्ट्री, मतलब ऐसी कोई हिस्ट्री थी, मतलब ऐसा पास्ट में कभी हुआ था जो आपने इंश्योरेंस लिया था इस बिल्डिंग का, पर्टिकुलर बिल्डिंग का, तो वो भी बताना है। ये सब किस में बताना होता है, कौन से फॉर्म में, प्रपोजल फॉर्म। उसके बाद होता है इंस्पेक्शन, मतलब अभी कंपनी है ना एक इंजीनियर अपॉइंट करती है जो आपके आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैक्ट्री, होम, जिसका भी इंश्योरेंस हो रहा है उसका असेसमेंट करने आते हैं। वो असेसमेंट मतलब रिस्क कैलकुलेट करने आते हैं कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, पर्टिकुलर बिल्डिंग में या हाउस में। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, अब उस हिसाब से डिसाइड होता है कि कंपनी आपसे प्रीमियम कितना चार्ज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है इशू ऑफ कवर नोट और पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अब जैसे ही आपने प्रीमियम भरा, पहला प्रीमियम भरते तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करती, कौन सा एक फॉर्म प्रोवाइड करती जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कवर नोट बोलते हैं उसको, पॉलिसी डॉक्यूमेंट। मतलब जो मेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है ना, जिसमें प्रूफ होता है कि आपका ये टाइम से लेकर ये टाइम तक पॉलिसी का पीरियड है, इतने इतने अमाउंट की पॉलिसी है, अगर इतना इतना नुकसान फायर से हुआ तो आपको भरपाई करके कंपनी देगी। तो सारा प्रूफ लिखा होता है उसमें दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो कितने फॉर्म्स हमने पढ़े, 4। पहला पहला प्रपोजल फॉर्म। नेक्स्ट इंस्पेक्शन करने के लिए जो आते हैं वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। और फिर लास्ट होता है आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, जो खोना नहीं है आपको, मतलब इसके अलावा काम नहीं चलेगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाओगे तो काम ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है इतना? यस मैम। यस मैम। ओके, सी नाउ स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी। अभी ये ना बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पे, यानी कि स्टैंडर्ड फायर का मतलब होता है एवरी इंश्योरेंस पॉलिसी, जो फायर की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है हर एक में वो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। स्टैंडर्ड मतलब सब में सेम होते हैं, और कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस या कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा इंक्लूड करके मिलती है, वो स्पेशल होते हैं। स्पेशल पेरिल्स, पेरिल्स का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे डैमेज कॉज हो गया आपके एसेट को, a particular situation in which asset is damaged only because of occurrence of such like risk, example fire, theft और accident etc। peril का मतलब ये होता है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके एसेट को डैमेज हो गया, कौन से रिस्क की वजह से, कोई भी रिस्क हो सकता है, फायर या जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, उसको पेरिल बोलते हैं। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं फायर के बारे में, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में क्या है, देखो ध्यान से देखो। फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी इज एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है दैट सेफ गार्ड्स द इंश्योर्ड मतलब क्लाइंट अगेंस्ट अनफोर्सीन कॉन्टीजेंसीज। कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है सडन कुछ ऐसा हो गया जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनफोर्सीन मतलब मैंने देखा हुआ नहीं था,
अभी फ्यूचर दिखता थोड़ी हमको, पता होता है कल क्या होने वाला है? नहीं। सो अनफोरसीन, मुझे पता नहीं है, आई हैव नॉट सीन समथिंग हैपनिंग, मुझे पता नहीं कल क्या होने वाला है। सो अनफोरसीन कॉन्टिजेंसी कॉज्ड बाय एक्सीडेंटल फायर, या तो फायर से हो गई, लाइटनिंग मतलब जैसे थंडर और लाइटनिंग की वजह से आग लग जाती है ना, आपने देखा होगा कभी कभी इतनी ज्यादा थंडर और लाइटनिंग होती है कि किसी चीज पे आग लगने के भी चांसेस होते हैं। एक्सप्लोजन मतलब जैसे गैस सिलेंडर फट जाता है तो एक्सप्लोड हो गया ना, फट गया, तो उसकी वजह से भी आग लग सकती है। डिस्ट्रक्शन और डैमेज कॉज्ड बाय एरियल डिवाइसेस, एरियल डिवाइसेस मतलब जो एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स क्रैश होने की वजह से भी आग लग जाती है, आपने देखा होगा पिक्चर्स में, देखो आप जब भी क्रैश होता है ना तो आग निकलती है, देखा है कभी पिक्चर्स में तो Yes, एटलीस्ट ma'am. देखा होगा, या Yes, ma'am. मतलब Yes, पिक्चर ma'am. या पिक्स में देखा होगा आपने कि जब भी क्रैश होता है ना तो उसमें से आग निकलती है, तो आजू बाजू वाली एरिया में भी तो आग लग जाती है ना। मैन मेड पैरल्स भी होते हैं इन फॉर्म ऑफ रायट्स, जैसे जानबूझ के आग लगाई गई है रायट्स में, रायट्स मतलब जो दंगे फसाद होते हैं ना, वार, जो जो जानबूझ के आप तोड़फोड़ कर रहे हो और गाड़ियों को आग लगा रहे हो। सो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से भी आग लगती है, जैसे स्टॉर्म, तूफान आ गया, साइक्लोन, इसकी वजह से भी तो आग लग सकती है। तो डैमेज कॉज्ड बाय इम्पैक्ट बाय, डैमेज कॉज्ड बाय इम्पैक्ट बाय रेल मतलब क्या बोलते हैं, रेलवे मतलब ट्रेन्स, रोड व्हीकल्स को भी डैमेज हो सकता है। डैमेज कॉज्ड बाय लैंडसाइड, पेरिल्स कॉज्ड बाय पोल्यूशन एंड कंटामिनेशन, पोल्यूशन की वजह से भी ये कहीं नुकसान हो सकता है। ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक्स, पानी ज़्यादा ओवरफ्लो होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एपरेटस एंड पाइप्स की प्रॉब्लम्स की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी एसिड को, जैसे ड्रम टूट गया एंड देन ओवरफ्लो हो गया तो वो टूट गया एंड देन टूटने की वजह से पानी ज्यादा बह गया, ठीक है, तो आज आसपास वाली एरिया को डैमेज हो गया। लीकेज फ्रॉम ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर, आपके पास है ना ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर था, मतलब जिसमें से पानी निकलता है, तो उसकी वजह से क्या बोलते हैं, डैमेज हो गया आपकी एसिड्स को। या फिर बुश फायर, अब बुश फायर क्या होता है, जैसे घास को आग लग जाती है तो उसकी वजह से सारे ट्रीज भी जल जाते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं बुश फायर। एक्सक्लूडिंग, इसमें क्या क्या एक्सक्लूड होता है, मतलब स्पेशल पैराग्राफ में क्या क्या इंक्लूड नहीं है। एक्सक्लूडिंग डिस्ट्रक्शन और डैमेज कॉज टू प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, फायर, इट्स ओन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग, आपने खुद फर्मेंटेशन कर रहे थे या कोई नेचुरल हीटिंग कर रहे थे तब हुआ तो आपको इंक्लूड होके नहीं मिलेगा ये। अंडरगोइंग एनी हीटिंग और ड्राइंग प्रोसेस, अगर आपके घर में कुछ ऐसा ड्राइंग प्रोसेस चल रहा था तो। बर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय ऑर्डर ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी, मतलब वो अभी आपने देखा होगा वो जानबूझ के गवर्नमेंट अथॉरिटीज ही बाय लॉ, मतलब बिल्डिंग्स और शॉप्स तोड़ने आते हैं, वो बाय लॉ की इलीगल है ना, इलीगल है तो इसको जला देना पड़ेगा या डैमेज करना पड़ेगा, तो उसमें अगर फायर लगाई है तो फिर ठीक है, मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे, समझ में आया, अगर गवर्नमेंट नहीं किया है तो, और वो बाय लॉ ही करते हैं, बाय ऑर्डर मतलब बाय लॉ, ठीक है। लाइटनिंग की वजह से एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन, एक्सप्लोजन इंक्लूड है लेकिन कौन से लॉसेस डिस्ट्रक्शन एक्सक्लूड है, बॉयलर्स, बॉयलर्स की वजह से, इकोनोमाइजर और अदर वेसल्स, मशीनरी एंड अपैरेटस, मतलब किसी मशीन में से केमिकल्स एमिट हुए और आग निकल गई तो वो इंक्लूड नहीं है। कॉज्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, मतलब कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आसपास की एरिया को भी खराब कर देते हैं और डैमेज हो जाती हैं, और जिसकी वजह से मे बी शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। एयरक्राफ्ट डैमेज, मैंने आपको पहले ही बताया एयरक्राफ्ट डैमेज क्या होता है, एरोप्लेन्स क्रैश होने की वजह से, स्पेस डिवाइसेस, रॉकेट भी इंक्लूड है इसमें, हाँ, स्पेस डिवाइस में जैसे रॉकेट भेजा हमने तो रॉकेट भी क्रैश हो गया, ठीक है, वैसा। रायट, स्ट्राइक एंड मैलिशियस डैमेज, अभी रायट्स का स्ट्राइक मतलब जैसे आपने स्ट्राइक कर दी, लोगों ने स्ट्राइक कर दी, रायट्स कर दिए, उनकी वजह से भी जो डैमेज होता है, ये थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है जो हमने ऊपर पढ़ा उसके बारे में। टेररिज्म डैमेज एक्सक्लूजन वारंटी, मतलब इसमें ना बताया है कि वो टेररिज्म, जो भी डैमेज आपका टेररिस्ट अटैक से होता है वो इंक्लूड नहीं होगा। स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, ह्यूरिकेन,
टोरंडो एंड फ्लड, ये सारे तरीके के क्या होते हैं, ये क्या होते हैं सारे, नेचुरल Natural कैलामिटीज। calamities. यस, ये सारे तूफान ये अलग अलग टाइप ऑफ स्टॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने नाम दे के रखे हैं उनको, आप सर्च करोगे तो आपको डिफरेंशिएशन पता लगेगा। आप में डिफरेंशिएशन बताने बैठी तो मेरा लेक्चर चला जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के स्टॉर्म्स होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, लेकिन इसमें एक्सक्लूड क्या है, ये सारे तो इंक्लूड है, पर एक्सक्लूड क्या है, फ्रॉम दोज रिजल्टिंग फ्रॉम अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन एंड अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर, ये तो सब इंक्लूड है, लेकिन अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन इंक्लूड नहीं है। इम्पैक्ट डैमेज, इम्पैक्ट डैमेज का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ और विजिबल फिजिकल डैमेज, दिख रहा है आपको कि ये डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा है ड्यू टू इम्पैक्ट बाय रेल और रोड व्हीकल। मतलब या तो ट्रेन, आपने देखा होगा कभी कभी ट्रेन है ना पटरी से बाहर आ जाती है तो एक्सीडेंट हो गया, उसके आसपास एक दो घर बने हुए थे वो भी डैमेज हो गए, है ना, ऐसे होता है ना। या कभी कभी हम डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाते हैं एनिमल्स के, कभी जंगल में से बाहर निकले एंड देन आई मीन ऐसे रास्ते पे चले गए जो जंगल वाली एरिया है और एनिमल से डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया तो हमारी कार, हम तो बच गए लेकिन कार डैमेज हो गई, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। Yes, ma'am. सब्सिडेंस इन लैंडसाइड इंक्लूडिंग रॉक साइड, लैंडसाइड मतलब आपने देखा होगा पहाड़ बने होते हैं, रॉक साइड, रॉक मतलब पहाड़ जो बने होते हैं, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर बने होते हैं, वो टूट गए और रास्ते पे आ गए, समझ में आ रहा है आपको, लैंड साइड रॉक साइड मतलब वो टूट जाने की वजह से वो रास्ते पे आ गए और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो गए। सो नॉर्मल क्रैकिंग, बेंडिंग डाउन ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर्स, मतलब जैसे न्यू न्यू बिल्डिंग्स या पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई होती है, आपने देखा होगा वो टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है, बेंड डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो कभी भी टूटने वाली है। सेटलमेंट और मूवमेंट ऑफ मेड अप ग्राउंड, मतलब जो बना हुआ ग्राउंड है उसके ऊपर जो कोई रॉक बना हुआ है, पत्थर बना हुआ है, उसका टूट जाना। कोस्टल एरिया में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होना। डिफेक्टिव डिजाइंस, मतलब आपने कोई डिजाइन ऐसी बनाई थी जो डिफेक्टिव थी तो अब उसके टूटने के चांसेस तो ज्यादा हैं। डिस्ट्रक्ट हो जाएगा वो, डेमोलिश हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, अभी डैमेज हो जाएगा, वो कभी भी टूट सकता है, ठीक है। मिसाइल टेस्टिंग, अभी मिसाइल टेस्टिंग आपको पता होगा क्या होता है। मिसाइल टेस्टिंग मतलब जैसे आपने वॉर, जैसे सोल्जर्स के लिए बनाए जाते हैं ये मिसाइल्स बनाए जाते हैं ना, जैसे अभी वॉर चल रहा है तो मिसाइल बनाना पड़ेगा, कुछ बॉम्ब बनाने पड़ते हैं तो उनको टेस्ट करना पड़ता है, टेस्ट करते करते कभी कभी ना आसपास की एरिया भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशंस के टाइम पे कुछ डैमेज हो जाना, ओके। बुश फायर अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया क्या होता है, बट बुश फायर इंक्लूड है, पर इसमें एक्सक्लूड क्या होता है, लॉस और डिस्ट्रक्शन और डैमेज कॉज बाय फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर इंक्लूड करके आपको नहीं मिलता इंश्योरेंस पॉलिसी में, ओके। मतलब रेसिडेंशियल एरिया में कहीं पे आपका बुश फायर की वजह से डैमेज हुआ, डिस्ट्रक्शन हो गया, प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया, तो आपको क्या बोलते हैं, स्पेशल पेरिल पॉलिसी मिलती है। आया समझ में, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब ऊपर जो हमने पॉइंट्स पढ़ी ना उनको थोड़ा इन्होंने डिटेल में क्लियर किया, बुश फायर, फिर उसके बाद सब्सिडेंस एंड लैंडसाइड क्या होता है, इम्पैक्ट डैमेज, स्टॉर्म, साइक्लोन, टेररिज्म। टेररिज्म डैमेज एक किसी हद तक वो इंक्लूड करके देते हैं आपको, लेकिन ज्यादा आपको नहीं मिलता है। एक्सक्लूजन वारंटी, वारंटी इसमें नहीं मिलती है। रायट, स्ट्राइक एंड मैलिशियस डैमेज ही हमने ऊपर पढ़े तो उसको थोड़ा इन्होंने डिटेल में बताया है। लाइटिंग, एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन, ये सारा उन्होंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, ओके। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, टैरिफ सिस्टम। टैरिफ का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस। टैरिफ में ना रूल्स बने हुए होते हैं, तो हमारे जो रूल्स, जो सिस्टम बना हुआ है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है फायर इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में, तो मतलब कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो देखते हैं अभी हम। टैरिफ सिस्टम ऑफ फायर इंश्योरेंस जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है फायर की। पॉलिसी, सबसे पहला पॉलिसी के अंदर आपको क्या मिलता है, ओनली स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी मिलता है, लेकिन हाँ कुछ इंक्लूसिव स्पेशल पेरिल पॉलिसी भी आपको परमिटेड होती है। मतलब स्पेशल पेरिल पॉलिसी बोला तो वो तो आपको एड ऑन करना पड़ेगा ना, राइडर्स के फॉर्म में लेना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा मुझे ये भी चाहिए, एड ऑन करवाना पड़ेगा। पॉलिसी शुड बी रेड टुगेदर विद द प्रपोजल फॉर्म्स,
शेड्यूल, स्पेसिफिकेशन, क्या आपको कैसे चाहिए स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वारंटी कितने टर्म वारंटी कितनी चाहिए आपको, क्लॉजेस मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो पॉलिसी तो ये सब चीज़ों से बनी हुई होती है, तो रूल्स में ये सब भी होना चाहिए, पॉलिसी के अंदर ये सब इंक्लूड होना चाहिए, वो बोल रहे हैं, ये रूल है, ओके। पॉलिसी शुड ब्लॉक वाइज सेपरेट अमाउंट ऑन बिल्डिंग, मतलब आपको है ना पॉलिसी कभी बनानी है ना अगर, तो अगर पॉलिसी बनती है ना जो फायर इंश्योरेंस की, वो सेपरेट सेपरेट बनती है। जैसे अगर आपने पूरी बिल्डिंग का लिया फायर इंश्योरेंस, तो बिल्डिंग का ब्लॉक अलग बनाओ, उसमें मशीनरीज और एक्सेसरीज कितनी है, कितने स्टोरेज बने हुए हैं, कितने फ्लोर्स बने हुए हैं, स्टॉक इन प्रोसेस कितना है, फर्नीचर कितना है, तो इन सब का आपको अलग अलग ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ब्लॉक वाइज आपको सेपरेट अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैल्यूड पॉलिसी, अभी वैल्यूड पॉलिसी क्या होती है, जिसका मार्केट वैल्यू कंसिडर, आई मीन मार्केट वैल्यू से कैलकुलेट किया जाता है ना, उसको बोलते हैं वैल्यूड पॉलिसी। देखो क्या बोल रहा है, वैल्यूड पॉलिसी कैन बी इशूड ओनली फॉर प्रॉपर्टीज हुज मार्केट वैल्यू कैन नॉट बी एसर्टेन्ड, जिसकी मार्केट वैल्यू एसर्टेन हो ही नहीं सकती है, तब जाके हम वैल्यूड पॉलिसी निकालते हैं। आ रहा है समझ में, मार्केट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है उसकी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर एसेट्स का हमको वैल्यूड पॉलिसी निकालना पड़ता है, ठीक है। मतलब उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे थी, उसको कैसे बनाया गया, आर्ट मतलब कैसे बनाया गया, ठीक है, उसकी वैल्यूड पॉलिसी निकाली जाती है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, अच्छा इसमें कितना लॉन्ग टर्म हो सकता है, ये आपकी पॉलिसी जो होती है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कितना लॉन्ग टर्म हो सकती है, पॉलिसी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स शैल नॉट बी इशूड एक्सेप्ट फॉर ड्वेलिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अगर कोई रहने की जगह है, ड्वेलिंग मतलब रहने, रेसिडेंशियल एरिया को बोलते हैं ड्वेलिंग एरिया, ड्वेलिंग का मतलब होता है रेसिडेंशियल एरिया, तो अगर रेसिडेंशियल एरिया है तो ही आप 12 महीने से ज्यादा का इंश्योरेंस ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर कोई फैक्ट्री है, कोई शॉप है, कोई लैंड है, कोई कार है जिसका आप फायर इंश्योरेंस ले रहे हो, तो आपको 12 महीने तक का ही इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब 1 साल का। अगर आपको 12 महीने से ज्यादा का इंश्योरेंस चाहिए तो सिर्फ आप अपने घर का ले सकते हो। ड्वेलिंग्स मतलब ऐसी बिल्डिंग जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ऐसा घर, फ्लैट, बंगलो जो रेसिडेंशियल है। आ रहा है समझ में मैं क्या बता रही हूँ, Yes, ma'am. ये रूल है, हम पढ़ रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। मिड टर्म कवर, अभी मिड टर्म कवर क्या होता है, इंश्योरर्स मतलब कंपनी मस्ट रिसीव स्पेसिफिक एडवाइस फ्रॉम द इंश्योर्ड, मतलब क्लाइंट से आपको एडवाइस मिलनी चाहिए, अकम्पनीड बाय द पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एडिशनल प्रीमियम इन कैश और बाय ड्राफ्ट। अगर आपको मिड टर्म कवर चाहिए तो, अगर आपको मिड टर्म कवर चाहिए तो एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ेगा आपको, और कंपनी को आपको खुद से बताना पड़ेगा कि मुझे मिड टर्म कवर चाहिए। क्या है ये मिड टर्म कवर, मिड टर्म कवर शैल बी ग्रांटेड फॉर एंटायर प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी के लिए दिया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, वन कॉम्प्लेक्स कवरिंग द एंटायर इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड अंडर वन और मोर पॉलिसीज। आपने एक या एक से ज्यादा कोई पॉलिसी खरीदी है, पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए खरीदी है। अब कॉम्प्लेक्स में तो कितनी सारी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत सारी हो सकती है, और एक बिल्डिंग में कितने सारे फ्लैट्स हो सकते हैं, और नीचे फिर गार्डन भी हो सकता है, नीचे प्ले एरिया भी हो सकता है, या थिएटर भी बना हुआ रह सकता है। आजकल तो कॉम्प्लेक्स में सब होता है, जिम भी होता है, प्ले एरिया भी होता है, गार्डन भी बना होता है, सब कुछ होता है, देखा है आपने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सब आप कवर कर रहे हो ना, उसमें सब चीजें आप कवर कर रहे हो, पार्किंग एरिया, गार्डन, बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, नीचे नीचे जो कंपाउंड्स बने हुए हैं, प्ले एरिया बना हुआ है, जिम खाना बना हुआ है, सो वॉट एवर इज देयर यू आर कवरिंग अंडर दैट, उसको बोलते हैं मिड टर्म कवर। सो कवर शैल कॉमेंस 15 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द प्रीमियम, इसमें आप जब से प्रीमियम शुरू करते हो उसके 15 दिन से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है, ओके। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, अभी इसमें प्रीमियम कैसे, रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पढ़ रहे हैं, तो प्रीमियम कैसे अभी हमको भरना है, इट शैल बी पेड इन फुल एंड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द इंस्टॉलमेंट्स। आप याद रखो, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम में कभी भी आप प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज में कभी भी आप प्रीमियम इंस्टॉलमेंट्स में नहीं भर सकते हो, रूल्स में लिखा हुआ।
आपको एक साथ पूरा का पूरा अमाउंट एनुअली भरना पड़ता है। मिनिमम प्रीमियम shall be ₹100 per policy except the risk rateable under section 3 and not for tiny sector industries. And for tiny sector industries under section 4 where minimum premium shall be ₹50 per policy. ठीक है, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना समझो मिनिमम प्रीमियम स्टार्ट 100 से होता है। पार्शियल इंश्योरेंस क्या होता है? इट इज नॉट परमिसिबल टू इशू अ पॉलिसी कवरिंग ओनली सर्टेन पोर्शन ऑफ अ बिल्डिंग। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, आधी बिल्डिंग का इंश्योरेंस लिया आधी का नहीं लिया, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। आग तो कहीं पे भी लग सकती है ना, कैसे भी लग सकती है, आधे पार्ट पे भी लग सकती है। तो उस अगर आधे पार्ट का इंश्योरेंस नहीं लिया होगा तो, है ना, तो इसीलिए पार्शियल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, ये अलाउ नहीं होता, पार्शियल इंश्योरेंस अलाउ नहीं होता। आधी बिल्डिंग का इंश्योरेंस, आधे घर का फायर इंश्योरेंस अलाउड नहीं होता। आपको लेना है तो वो पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये रेट्स ये चेंज होते रहते हैं, इसीलिए रेट आपको नहीं करने। ठीक है, अभी नेक्स्ट है लोडिंग फॉर कच्चा कंस्ट्रक्शन। अभी आपने देखा होगा वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी आधी बिल्डिंग बनी हुई है आधी बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। ठीक है, आपने देखा है ऐसा? Yes, ma'am. जो अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, अभी काम चल रहा है। सो बिल्डिंग हैविंग वॉल्स, आधे आधे ऐसे बार बार से वॉल्स बनाए हैं, रूफ आधी टेरेस बनाई हुई है, मतलब छत बनाई हुई है पर कंप्लीट नहीं हुई है। वुडन प्लैंक्स, ग्रास, हे और एनी बैम्बू प्लास्टिक जो लगे होते हैं ऐसे, देखो काम करने वाली जो बिल्डिंग्स पे काम चल रहा होता है उस पे बैम्बू स्टिक्स लगी हुई होती है ना। एंड द लाइक मतलब ऐसी कुछ चीजें लगी हुई है जिससे पता लग रहा है कि ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। शैल बी ट्रीटेड एज कच्चा कंस्ट्रक्शन फॉर रेटिंग, मतलब उसको ऐसे ट्रीट करना है कि ये कच्चा कंस्ट्रक्शन है। एडिशनल रेट ऑफ 4% शैल बी चार्ज फॉर सच बिल्डिंग्स, मतलब इस पे ना 4% एक्स्ट्रा एडिशनल रेट चार्ज किया जाता है, क्योंकि क्या बोलते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, अभी पूरा बना ही नहीं है इसके लिए। ठीक है, जैसे अगर बारिश आ गई तो जल्दी टूट जाएगा ना, वो खराब जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी पूरा बना नहीं है। और बारिश तूफानी बारिश आ गई तो ऊपर की छत भी टूट सकती है, आधा बना हुआ जो पार्ट था वो भी टूट सकता है ना, तो इसमें रिस्क ज्यादा होता है। इसीलिए लोडिंग फॉर कच्चा कंस्ट्रक्शन के लिए 4% एक्स्ट्रा। अब ये 4% चेंज भी हो सकते हैं ना, तो आप ज्यादा मतलब मीनिंग पे ध्यान दो, ज्यादा रेट पे नहीं। ओके, नेक्स्ट इज रूल्स फॉर कैंसिलेशन। ओके, नाउ रूल्स फॉर कैंसिलेशन। देखो, अगर आपको पॉलिसी कैंसिल करवानी है तो प्रीमियम आपको कभी वापस नहीं मिलेगा, पहली बात तो ये याद रखना। फर्स्ट रूल इज प्रीमियम कंपनी आपको रिफंड नहीं करती है ड्यूरिंग द करेंसी इफ द ओके, इसने क्या बोला है, इफ द पॉलिसी इज रिप्लेस्ड विथ same insurer by new annual one covering identical property refund of premium may be allowed। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे पॉलिसी में कुछ मुझे चेंजेस करवानी, मतलब नई पॉलिसी खरीदनी है, ये पुरानी वाली पॉलिसी मुझे नहीं चाहिए, 3-4 महीने हो गए पॉलिसी को, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे दूसरी पॉलिसी खरीदनी है, लेकिन सेम कंपनी से सेम इंश्योरर से आपको पॉलिसी रिप्लेस करवानी है, हाँ, तो आपको रिफंड ऑफ द प्रीमियम अलाउ किया जाता है, मतलब प्रीमियम आपको वापस दिया जाता है क्योंकि आप सेम कंपनी से खरीदते हो ना। फॉर सम इंश्योर्ड नॉट रिप्लेस्ड रिफंड मस्ट बी कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग प्रीमियम, मतलब कभी कभी ना हमारा अमाउंट कैलकुलेट नहीं होता है। सम इंश्योर्ड मतलब अमाउंट ऑफ द पॉलिसी हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते कि 5 लाख की पॉलिसी के बजाय मैं 6 लाख ले लूं, ऐसा कभी कभी रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो प्रीमियम कंपनी अपने हिसाब से आपको कैलकुलेट करके रिफंड करती है, प्रोपोर्शनेटली रिफंड करती है, पूरा नहीं, थोड़ा सा रिफंड हो जाता है, कंपनी आपको कैलकुलेट करके रिफंड करके देती है। In this case, such sum for the time the insurance has been in force subject to retention of minimum premium by the insurers। अगर ऐसा कोई केस है जो जो मतलब जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे रिप्लेसमेंट को,
या किसी प्रॉब्लम को और आप सरेंडर कर रहे हो पॉलिसी, मतलब आपको बंद करनी है पॉलिसी, तो मिनिमम प्रीमियम ऐसा होता है जो कंपनी अपने पास रखती है, आपको रिफंड नहीं करती है। इन केस ऑफ शॉर्ट पीरियड पॉलिसी, अगर आपकी शॉर्ट पीरियड पॉलिसी थी तो प्रीमियम शैल बी रिटेन्ड एट द एप्लीकेबल शॉर्ट पीरियड स्केल, मतलब कंपनी आपको रिटेन आप प्रीमियम शैल बी रिटेन्ड मतलब कंपनी आपको रिफंड नहीं करती है, इसका मतलब ये होता है। प्रीमियम शैल बी रिटेन्ड, रिटेन्ड मतलब अपने पास रख देती है, ठीक है। रिफंड ऑफ द प्रीमियम शैल बी ऑन प्रो रेटा बेसिस, प्रो रेटा मतलब रेशियो। समझो आपने ना 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, 6 मंथ्स में बंद कर दिया, तो 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था, 6 मंथ्स में बंद कर दिया, तो 6:6 मतलब आधा आधा। सो प्रो रेटा रेशियो कैसे निकला? 6:6, 1:1। आ रहा है समझ में? फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म मतलब जितना एक्सपायरी नहीं हुई थी, 6 महीने की अभी तक एक्सपायरी नहीं हुई थी ना, और आपने 6 महीना पहले ही बंद करवा दिया, तो आपको रिफंड वैसे मिलता है, फिर प्रो रेटा बेसिस पे, रेशियो पे कैलकुलेट करके, ठीक है। Yes. अभी मिड टर्म रिसेशन इन सम अश्योर्ड, मिड टर्म रिसेशन इन सम अश्योर्ड क्या होता है? इंश्योर्ड इन सम अश्योर्ड, उनको भी प्रो रेटा बेसिस पे अमाउंट डिक्रीज होके शॉर्ट टर्म बेसिस पे मिलता है, मतलब प्रीमियम उनको भी रिटर्न मिलेगा लेकिन प्रो रेटा बेसिस पे। एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेशन मतलब क्या होता है? आपको भी छोड़ के जाना है, मतलब गिव अप करना है, तो गिव अप करने के लिए आपको कितना परसेंटेज सम अश्योर्ड का गिव अप करना है? 25%। द सिलेक्टेड परसेंटेज इंक्रीज shall not exceed 25% of sum assured। 25% ऑफ सम अश्योर्ड से ज्यादा नहीं मिलेगा अगर आप एस्केलेशन क्लॉज में जाते हो तो। एस्केलेशन क्लॉज मतलब अगर आपको पॉलिसी बीच पीरियड में बंद करवानी है तो। एडिशनल प्रीमियम पेबल एंड एडवांस विल बी एट 50% ऑफ द फुल रेट। अगर आपने कोई एडवांस प्रीमियम भरना होगा, एडवांस, yes, am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Sorry, the internet connection was lost, very sorry। Ma'am, your voice is breaking again. Again, या वो इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है एक्चुअली। मैंने शिफ्ट तो किया है नेट, आई मीन इंटरनेट का। लेट्स सी, अभी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। अभी देखो नेक्स्ट होता है आपका फ्लोटर पॉलिसी। फ्लोटर पॉलिसी क्या होता है? जो स्टॉक्स पे इशू होता है, स्टॉक्स मतलब जैसे आपकी आपकी कंपनी में जो स्टॉक पड़ा है ना, गुड्स पड़े हैं, उस पे इशू होता है वो फ्लोटर पॉलिसी। फ्लोटर मतलब जो चेंज होता रहे। अभी आपका स्टॉक भी तो चेंज होता रहता है ना, आप बाय करोगे सेल करोगे, बाय करोगे सेल करोगे, तो वो स्टॉक है ना चेंज होता रहता है, और उसकी लोकेशन भी चेंज होती रहती है। आपका एक स्टॉक आज मूव होके दूसरे ब्रांच में गया, फिर दूसरे ब्रांच में गया, फिर मूव होके नेक्स्ट ब्रांच में गया, तो स्टॉक की लोकेशन भी चेंज होती है, इसीलिए ना उसके लिए ऐसे स्टॉक के लिए खरीदा जाता है फ्लोटर पॉलिसी। क्या खरीदा जाता है? Floater policy. फ्लोटर पॉलिसी। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि स्टॉक को ना अभी प्रोसेसिंग करनी है, मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट में रेडी नहीं हुआ है, प्रोडक्ट आधा बना हुआ प्रोडक्ट है, तो उसको मैंने एक फैक्ट्री से निकालकर दूसरी फैक्ट्री तक भेजा, तो लोकेशन चेंज हो गई ना। अभी जब स्टॉक रेडी हो गया तो मेरा वेयर हाउस दूर है, तो यहाँ से निकालकर मुझे वेयर हाउस में भेजना है, तो लोकेशन चेंज हो गई। Ma'am, your अब voice is breaking. अगेन, जस्ट अ Yes, मिनट, ma'am. जस्ट अ मिनट। या इज इट क्लियर नाउ? इज इट नाउ क्लियर बच्चा? Yes, ma'am. And ma'am, 12th Yes, point भी हमने ma'am. सुना नहीं था, ब्रेक हो गया था आवाज से। 12th नहीं, बस 12th में मैंने आपको बताया एस्केलेशन। एस्केलेशन क्लॉज का मतलब होता है आप ना पॉलिसी बी मिड टर्म में बंद करवा रहे हो। अगर आपको पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी है तो आप कितना एस्केलेशन क्लॉज मतलब अभी आप उसको खत्म कर रहे हो, बंद कर रहे हो पॉलिसी को, ठीक है, तो आपको सम अश्योर्ड से 25% ज्यादा नहीं मिलता है। आप सिर्फ इतना याद रखें, एस्केलेशन पॉलिसी में ये होता है। किस पे अप्लाई होता है एस्केलेशन क्लॉज? किस पे अप्लाई कर सकते हो? बिल्डिंग्स पे,
मशीनरीज पे एंड एक्सेसरीज पे, इन तीनों पे ही एस्केलेशन क्लॉज अप्लाई होता है। ठीक है, अभी समझ में आया? यस मैम, यस मैम। हम्म। अच्छा, फ्लोटर पॉलिसी का मतलब मैंने आपको बताया, फ्लोटर पॉलिसी का मतलब जो आपका स्टॉक है, गोडाउन में आपके जो गुड्स पड़े हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो लोकेशन चेंज होती है, फिर वो मार्केट में जाते हैं तो लोकेशन चेंज होती है ना, या फिर एक ब्रांच से निकल के दूसरे ब्रांच में जा रहे हैं आपका स्टॉक पूरा, आपके गुड्स, तो क्योंकि लोकेशन चेंज हो रही है और स्टॉक का अमाउंट, वैल्यू, क्वांटिटी भी चेंज होती है, इसीलिए आपको खरीदना पड़ता है फ्लोटर पॉलिसी। फ्लोटर का मतलब ही होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग, फ्लोट, है ना, समझ में आया? यस मैम। फ्लोट कर रहा है मतलब मूव Yes, कर रहा है, ma'am. एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लोटिंग हो रही है उसकी, मूविंग ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लोकेशन चेंज होने की वजह से ना आप अपना फ्लोटर पॉलिसी खरीदते हो। तो ये किसके लिए स्पेसिफिकली खरीदा जाता है? स्टॉक मतलब गुड्स के लिए। ठीक है, Ma'am, यस मैम। this policy company issue ना मैम? हाँ, कंपनीज के लिए होता है ना बच्चा ये स्टॉक। जहाँ पे स्टॉक वर्ड आ गया मतलब बिजनेसमैन, कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स, ये उनके लिए ये पॉलिसी होती है। ठीक है, ये 14 पॉइंट आपको नहीं करनी है, ये अमाउंट दिया हुआ है कि मैक्सिमम अमाउंट कितना कवर होता है, और ये भी नहीं करना है। ये फायर एक्सटिंग्विशिंग अप्लायंसेस डिस्काउंट्स होते हैं, ये हर एक कंपनी के अलग अलग होते हैं, ये डिस्काउंट्स देते हैं वो आपको प्रीमियम पे, इंस्टॉलेशन पे या। Then मैम कंपनी भी वो फ्लोटिंग के लिए प्रीमियम भरती है? हाँ बिल्कुल भरती है ना, क्योंकि अगर आपने पॉलिसी खरीदी है तो प्रीमियम तो भरना ही पड़ेगा। आया समझ में? पॉलिसी Yes. खरीदो तो प्रीमियम तो भरना ही पड़ेगा ना, तो प्रीमियम तो कंपनी भरती है, कंपनी के नाम पे ली जाती है ये पॉलिसी, और कंपनी प्रीमियम भरती है अपने प्रॉफिट्स में से। आया समझ में? क्लियर हुआ? यस Yes. मैम। स्पेशल पॉलिसीज, अभी ये एक मिनट रुको, मुझे सिर्फ देखने दो, ये कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद है चैप्टर ओवर। ठीक है, तो हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, फटाफट कवर कर लेते हैं, चलेगा? अभी बैठोगे कंटिन्यू 10 मिनट यस मैम। की ब्रेक चाहिए आप लोगों को 5 मिनट्स के लिए? कोई बात नहीं, अगर ब्रेक भी चाहिए तो 5 मिनट्स हम ब्रेक ले सकते हैं। नो मैम। पक्का? No मैम, continue. Yes मैम. ओके, यस। अभी ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, देखो लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब ना कुछ स्पेशल पॉलिसीज के ना कुछ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये, क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स आप बोल सकते हो स्पेशल पॉलिसीज के। जैसे पहला होता है वैल्यूड पॉलिसी। अभी वैल्यूड पॉलिसी क्या होती है? इन दिस केस मैंने आपको पहले भी बताया, जिसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती है ना, जिस एसेट की, उसकी वैल्यूड पॉलिसी ली जाती है। वैल्यूड मतलब है ना, कंपनी आपको उसकी वैल्यू, उसका रिस्क कैलकुलेट करती है पहले कंपनी, कि कितना रिस्क इसमें अटैच है, कैसे बनाया गया था इसको, कैसे इसका स्कल्पचर किया गया था, कैसे काम किया गया था इस पे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसके हिसाब से वो बताते हैं आपको वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है, तो इसीलिए कंपनी आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताती है, कैलकुलेटेड वैल्यू की जाती है इसकी। नेक्स्ट होता है वैल्यूएबल पॉलिसी। अभी वैल्यूएबल पॉलिसी कौन सी होती है? जिसकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल होती है। मार्केट वैल्यू इज ओनली कंसिडर्ड, लिखा हुआ है देखो, लास्ट ईयर मैंने स्टूडेंट्स को बताया था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऊपर वैल्यूड पॉलिसी कौन सी होती है? वैल्यूड, ईडी, वैल्यूड में मार्केट वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड, इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, इसमें मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं की जाती है। और वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब जिसमें मार्केट वैल्यू कंसिडर की जाती है। ठीक है, मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, और अगर उसको फायर से डैमेज हो गया तो कितना इसकी कितना इसका सम अश्योर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट होता है फ्लोटिंग पॉलिसी। अभी अभी मैंने आपको बताया था फ्लोटिंग पॉलिसी मतलब ये कंपनीज लेते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन लेते हैं अपने स्टॉक्स के लिए, गुड्स के लिए। देखो कभी स्टॉक हो सकता है ट्रेडर के पास, लाइंग इन द वेयर हाउस, या पोर्ट पे, किसी डॉक पे, किसी शिप में आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो पोर्ट पे पहले डालना पड़ेगा ना, रेलवे स्टेशन। कभी कभी मुझे ट्रेन से एक अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो रेलवे स्टेशन पे अपने गुड्स को, रेलवे स्टेशन के बाजू में मैंने वेयर हाउस खरीद लिया, तो इस वजह से मुझे लेना पड़ता है फ्लोटिंग पॉलिसी।
क्यों? क्योंकि मेरे गुड्स का जो लोकेशन है वो चेंज होता है। एक्सेस पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? द स्टॉक ऑफ द बिजनेसमैन में फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैंने बताया ना, क्वांटिटी, प्लेस, बिजनेसमैन के स्टॉक का चेंज हो सकता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। So the insured in this case can purchase two policies. One is loss policy and next is excess policy. तो इसमें तो दो पॉलिसी खरीदनी पड़ती है इंश्योरर को, सॉरी हाँ इंश्योर्ड को, एक लॉस पॉलिसी और एक एक्सेस पॉलिसी। अभी एक्सेस पॉलिसी क्या होता है देखो, द मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। पहले आपके पहले का रिकॉर्ड कितना था स्टॉक में, स्टॉक का रिकॉर्ड कितना था, पोर्शन कितना था, वो पहले आप निकाल लो। पास्ट इंफॉर्मेशन से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से जितना भी आपके पास पहले का पोर्शन था स्टॉक का वो निकालो, विच एक्सीड्स द मिनिमम लिमिट, और उतने का इंश्योरेंस ले लो। उससे थोड़ा ज्यादा, एक्सीड मतलब उससे थोड़ा ज्यादा, मिनिमम लिमिट जितनी है ना पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से, उससे थोड़ा ज्यादा का आप इंश्योरेंस ले लेते हो, उसको बोलते हैं एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी का मतलब होता है जो एक्चुअल वैल्यू को थोड़ा एक्सीड करे। एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्सेस स्टॉक इज डिक्लेयर्ड एवरी मंथ, ठीक है। द एवरेज क्लॉज ऑल्सो अप्लाई टू दिस पॉलिसी। एवरेज क्लॉज मतलब लगभग सारे स्टॉक के लिए जो अभी भी आप पॉलिसी खरीदते हो ना, तो ये क्लॉज होता ही है उसमें, ठीक है। लगभग सारी पॉलिसीज में ये स्टॉक के, जो स्टॉक के लिए आप खरीदते हो तो ये पॉलिसी कवर होती है, एक्सेस पॉलिसी। अब स्पेसिफिक पॉलिसी क्या होती है? स्पेसिफिक सम इज इंश्योर्ड अपॉन अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। मतलब आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, उसके लिए आपको अलग से कुछ आपको पॉलिसी खरीदनी है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफाइड पीरियड के लिए खरीदनी है, मतलब जैसे 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए खरीद ली आपने। द होल ऑफ एक्चुअल लॉस इज पेएबल प्रोवाइडेड बट वोंट एक्सीड द इंश्योर्ड अमाउंट। मतलब आपका अगर डैमेज हो भी गया वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसके लिए आपने स्पेशल पॉलिसी खरीदी थी, स्पेसिफिक पीरियड के लिए 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के लिए, तो अगर डैमेज होगा तो जितने का इंश्योर्ड अमाउंट होगा ना उतना ही आपको मिलेगा, कंपनी आपको उससे ज्यादा नहीं देती है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज पॉलिसी। अभी एवरेज पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी कंटेनिंग एवरेज क्लॉज, क्लॉज मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस, इज कॉल्ड एवरेज पॉलिसी। मतलब जिस पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूड होते हैं उसे कहते हैं एवरेज पॉलिसी। और हर पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूड होते हैं, एवरेज क्लॉज इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एवरेज मतलब जो लगभग सब में लागू होते हैं, हर पॉलिसी में लागू होते हैं, वो वाले क्लॉज मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस। Average clause is operative only. It is ineffective when the property is insured for full value, as in that case the insured is protected to extent of his total losses. मतलब आपने पॉलिसी में जितना इंश्योर्ड वैल्यू लिया था उतना ही आपको कवर करके मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। समझ में आया? इंश्योर्ड को प्रोटेक्शन उतनी मिलती है जितना आपका टोटल लॉस हुआ था, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज टोटल लॉस, और वो ही वैल्यू आपके पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होती है। समझो 5 लाख का नुकसान हुआ, तो 5 लाख का ही जो आपका नुकसान हुआ है वो ही आपको कंपनी भर के देती है जो पॉलिसी में इंक्लूड होते हैं। आया समझ में? सपोज 80% इंक्लूड है तो 5 लाख का 80% आपको कंपनी रीइंबर्स करके देती है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. नेक्स्ट होता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। अभी कॉम्प्रिहेंसिव का तो मतलब ही यही है ना, जो एक ही पॉलिसी में बहुत कुछ आपको प्लस एड ऑन करके देते गए हैं। फायर के साथ कंबाइन कर दिया बगलरी मतलब थेफ्ट, रायट मतलब दंगे फसाद से जो नुकसान होता है, सिविल कमोशन मतलब जैसे 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 स्ट्राइक लगा दिया, सिविल कमोशन मतलब सारे लोगों ने मिलके स्ट्राइक कर ली, ठीक है, उसकी वजह से भी कुछ नुकसान हो गया, मार्केट बंद था, नुकसान हो गया, ठीक है। थेफ्ट चोरी होना, लाइटनिंग, थंडर एंड स्टॉर्म से जो डैमेजेस होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का मतलब ही होता है आपको एक चीज के साथ बहुत सारी चीजें आपको कॉम्बिनेशन में मिल रही हैं स्कीम में। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी, स्प्रिंकलर
जिसमें से पानी निकल रहा है, लीकेज हो रहा है, ठीक है, एक्सीडेंटली डिस्चार्ज और लीकिंग फ्रॉम ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन, अगर उससे कुछ डिस्ट्रक्शन और डैमेज हुआ, कॉमन सेंस है ये, पानी पानी जब एक्सीडेंटली डिस्चार्ज हो रहा है, निकल रहा है या लीकेज हो रहा है पानी का, कहाँ से, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन, आपने ना कोई एक जगह पे इंस्टॉल करके रखी है मशीन, उसमें से पानी खुद ही ऑटोमेटिकली खराब हो गई, वो पाइप अंदर से खराब हो गया तो लीकेज होने लगा, और उसकी वजह से एक दो जगहों पे बाजू में सर्किट बना हुआ था लाइट का, तो वो उससे उसको टच हुआ तो लाइट शॉर्ट सर्किट हो गया, होता है ना ऐसे कभी कभी, तो डैमेज हो गई प्रॉपर्टी, या फिर मशीन डैमेज हो गई, या कोई एसिड डैमेज हो गई, तो ये कवर होके मिलता है आपको पॉलिसी में। एड ऑन कवर्स, एड ऑन कवर्स का मतलब होता है राइडर्स, अभी आपको वो तो जो चाहिए वो ले लो, ठीक है। द एडिशनल कवर इज अफेक्टेड इज इंक्लूडिंग स्पेसिफिक पेरिल्स आल्सो, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, वो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आपको कौन कौन से राइडर्स चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप कैंसिल करवाओगे तो रिफंड नहीं मिलेगा, लिखा हुआ है देखो, नो रिफंड ऑफ द प्रीमियम्स फॉर द कैंसिलेशन will be allowed until and unless the entire policy is cancelled. जब तक आप पूरी पॉलिसी कैंसिल नहीं कर रहे हो तब तक आपको पूरा का पूरा रिफंड नहीं मिलेगा, और एनीवेज पूरा रिफंड तो कंपनी करती भी नहीं है, प्रो रेटा बेसिस पे करती है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। प्रो रेटा का मतलब होता है रेशियो पे, आया समझ में? Yes, ma'am. ये सारे ना जो हमने 9 पॉइंट्स किए ना, ये कौन से थे, स्पेशल पॉलिसीज के टाइप्स थे, वैल्यूड पॉलिसी, वैल्यूएबल पॉलिसी, वैल्यूएबल में मार्केट वैल्यू कंसिडर होती है और वैल्यूड में नहीं होती है, फ्लोटिंग पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी जिसमें स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आप एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, पॉलिसी खरीदते हो, एवरेज पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी, एड ऑन कवर्स पॉलिसी, ये सारे जो भी हमने 9 टाइप्स किए ना, ये सारे स्पेशल पॉलिसी के टाइप्स थे। ये सैम्पल फॉर्म्स हैं आईसीआईसीआई और एसबीआई के, जो हर चैप्टर के एंड में आपको मिलेंगे, एंड अवर चैप्टर इज ओवर, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर था, मतलब फायर इंश्योरेंस का ये सिलेबस के हिसाब से लास्ट है, बट अभी हमारा सिर्फ एक चैप्टर पेंडिंग है, विच इज दिस वन, रोल ऑफ इंश्योरेंस इन लॉजिस्टिक्स। चाहिए बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया, ठीक है, कोई नहीं, हम कवर कर लेंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना होपफुली ख़त्म हो जाना चाहिए, उसमें ना मैं थोड़ा स्लो जाऊंगी क्योंकि लॉजिस्टिक्स का ही मतलब आपको पता नहीं है, तो वही मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग थोड़ा स्लो जाएंगे क्योंकि आपके लिए कॉन्सेप्ट्स उसके न्यू हैं, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट्स है ना उसके, इसके लिए। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा रोल ऑफ इंश्योरेंस इन लॉजिस्टिक्स। जस्ट अ मिनट, एक बार मैं सिर्फ देख लूं ये चैप्टर में क्या क्या है, हाँ वो देख लेते हैं। ओके, कार्गो इंश्योरेंस, उसके इम्पोर्टेंस, हैजार्ड्स इन लॉजिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। सोशल सिक्योरिटी ठीक है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ रिस्क वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉमन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स, ओके ठीक है। तो मतलब ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ 7-8 टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कार्गो, जब कार्गो ही नहीं समझोगे तो आपको लॉजिस्टिक्स का मतलब ही नहीं समझेगा, मतलब लॉजिस्टिक्स में ही कार्गो आता है। सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी, ये कार्गो इंश्योरेंस क्या होता है, लॉजिस्टिक्स क्या होता है, और लॉजिस्टिक्स में व्हाट इज द रोल ऑफ इंश्योरेंस। ओके, सो वी विल कवर दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। एज ऑफ नाउ हमने ये जो 9th चैप्टर था फायर इंश्योरेंस वो पूरा किया। आप रीड ऑन कीजिए, कुछ डाउट्स होंगे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डाउट से शुरू करेंगे। इज दैट ओके विद एवरीवन?
Yes, you guys give it a read. अभी तक हमने जो भी किया है, फिर कुछ डाउट्स होंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. इज दैट ओके? Yes, ma'am. ओके. So shall we wind up for the day? Yes, ma'am. Okay. Okay. So take care, everybody. Bye. Please keep revising. Okay. Bye, ma'am. Take care. Yes, ma'am. Bye. Bye, everybody. Take care. Bye, ma'am. Bye. 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 Thank you, ma'am. Yeah, most welcome. Bye, dear.